हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार भारद्वाज अपने प्यारे से चैनल नॉलेज पावर वाराणसी में स्वागत करता हूं। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी चिली, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर आपके सामने है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा चिली। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिली। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे किस देश में स्थित है? तो चिली में स्थित है। ये चिली के कहाँ पर स्थित है? तो चिली के एंडीज में स्थित है। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उस पर स्थित है। ये किस पठार पर है? चाजनतोर पठार पर। चाजनतोर पठार पर स्थित है। और ये क्या है? एक वेधशाला है और ग्राउंड बेस पर यानी ज़मीन पर स्थित एक सबसे बड़ी वेधशाला बोल सकते हैं इसको। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी फॉर ऑब्जर्वेशन। ये 2014 में कंप्लीट किया गया था अल्मा इसको शार्ट में बोलते हैं इसको। चलिए देखिए आगे। ये इसका काम क्या होता है? तो अल्मा जो है ये चित्र जो है ऑब्जर्व कह सकते हैं, परीक्षण या ऑब्जर्वेशन परीक्षण करने के लिए ज़मीनी स्तर पर ज़मीन पर ग्राउंड पर स्थापित की गई सबसे बड़ी वेधशाला है। यहाँ पर बड़े बड़े दूरबीन लगे हुए हैं, सेटेलाइट लगे हुए हैं। देखिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने WB89 789 क्षेत्र में एक नवजात तारे का निरीक्षण करने के लिए चिली के में अटाकामा लार्ज सब मिलीमीटर एरे का उपयोग किया। तो यहाँ पर नवजात तारा हुआ, टूटता तारा हुआ, आकाशीय पिंडों का फोटो खींचना हुआ, आकाशगंगाओं का फोटो खींचना हुआ, ऑब्जर्वेशन करना हुआ, तो यहाँ से हम लोग करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस तरह का चित्र है। देखिए चिली कहाँ पर है? तो चिली दक्षिण अमेरिका है। तो चिली दक्षिण अमेरिका के चिली जो है दक्षिणी अमेरिका में है। देखिए ये हरी कलर की ये चिली है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में है। इधर देखिए इस साइड में प्रशांत महासागर है, इधर एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसके बीच में स्थित है। लंबा और सकरा देश है। तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है सेंटियागो है। इसकी राजधानी क्या है? सेंटियागो। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए, चुनाव आयोग ने संसदीय क्षेत्रों के चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए नई व्यय सीमा क्या है? यानी जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया है कि उम्मीदवारों के लिए नई व्यय सीमा बनाया है। तो इसका आंसर क्या? 75 लाख रुपए, 70, 90 लाख रुपए, 95 लाख रुपए। तो इसका आंसर क्या है? 90 लाख रुपए। इसका आंसर क्या है? 90 लाख रुपए। तो दोस्तों ये 90 लाख रुपए है नया सीमा। तो इसमें आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने लाया हूं चुनाव आयोग से। देखिए चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा CVG लैब लॉन्च किया गया। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि CVG लैब किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से। फिर देखिए 2022 में ये जो है चुनाव, निर्वाचन आयोग 2022 में चुनाव होने वाला है। निर्वाचन आयोग ने जो है डेट जारी कर दिया है। देखिए निर्वाचन आयोग यानी जो चुनाव होगा वो किस पर होता है? EVM मशीन पर। EVM का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये पहली बार कब यूज किया गया था? तो देखिए पहली बार यूज किया था, वर फर्स्ट यूज इन 17 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला इन 1982। तो ये देखिए EVM मशीन है, 1982 में केरला में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद देखिए जो चुनाव आयोग ने चुनाव जारी किया हुआ है वो 5 राज्यों में देखिए, पहला यूपी, फिर है मणिपुर में होगा, गोवा में होगा, पंजाब में होगा, उत्तराखंड में होगा। ये 5 स्टेट में चुनाव होंगे। तो दोस्तों
उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, ये 5 स्टेट में होंगे। चुनाव जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। देखिए, तो 10 मार्च को काउंटिंग होगी। ये देखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी में कितने चरण में चुनाव होगा, तो यूपी में जो है 7 चरण में चुनाव होगा। यहाँ पर देखिए 7 चरण में चुनाव होगा। आपसे पूछ लिया जाए, मणिपुर में पूछ लिया जाए तो मणिपुर में 2 चरण में चुनाव होगा। पंजाब में जो है देखिए 1 ही चरण में चुनाव होगा। ठीक है, गोवा में भी 1 ही चरण में चुनाव होगा और उत्तराखंड में भी 1 ही चरण में चुनाव होगा। तो दोस्तों, अब देखिए आपसे यहाँ से कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जैसे देखिए यूपी में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो कितनी सीटें हैं, 403। मणिपुर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 60। पंजाब में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि पंजाब में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, देखिए पंजाब में विधानसभा कितनी सीटें हैं, 117। उत्तराखंड में विधानसभा कुल कितनी सीटें हैं, 70। उत्तराखंड में विधानसभा कुल कितनी सीटें, 70 हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, जो धारा 144 चुनाव आयोग जारी करता है, जिसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, आदर्श आचार संहिता जिसे बोला जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता। यह है क्या, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इश्यूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड candidates during election. Model code of conduct comes into effect immediately with the announcement of the election schedule by the election commission of India for ensuring free and fair। यानी फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए ये जो है अनाउंसमेंट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये एक ऐसा शेड्यूल होता है कि जिसके द्वारा जो है चुनाव में कोई गतिरोध उत्पन्न ना हो और चुनाव अच्छे से संपन्न हो सके। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है। जो ई गवर्नेंस 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, तो इसका सम्मेलन का विषय क्या रहा, थीम क्या रही, इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम क्या रही। तो देखिए, पहला है महामारी की दुनिया, दूसरा है डिजिटल गवर्नेंस, तीसरा है इंडिया टेक डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, डिजिटल इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, इंडिया टेक डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। ठीक है, ये देखिए 24वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन है, 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन। इस यहाँ से देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो हैदराबाद में, हैदराबाद के तेलंगाना में यहाँ पर आयोजित किया गया। कब, 7-8 जनवरी। ठीक है, ये आपका आयोजित यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी ने किस शहर में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान CNCI के एक नए परिसर का उद्घाटन किया हुआ है, तो कहाँ पर उद्घाटन किया है। ऑप्शन है आपके सामने, हैदराबाद, कोलकाता, पटना, लखनऊ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहाँ पर, कोलकाता में। एक नए परिसर का मतलब दूसरे परिसर का उद्घाटन किया हुआ है, कहाँ पर, कोलकाता में। ये देखिए है दोस्तों चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कहाँ पर, कोलकाता में। आगे देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। 2020 के तीसरे राष्ट्रीय यानी जो है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इसमें किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर है दोस्तों ये अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो जल संरक्षण के क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उसको दिया जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, ये देखिए
इसमें थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यदि पूछ लिया जाए आपसे, इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि स्टार्ट कब हुआ था, तो 2018 में शुरू किया गया था। 2018 में शुरू किया गया था। पहला किसको मिला, तो सॉरी इस बार जो है 2020 में मिला, इसमें फर्स्ट कौन था। इसमें आपसे यदि फर्स्ट पूछ लिया जाए तो इसमें जो है फर्स्ट जो है यूपी रहा पहले स्थान पर, यूपी। दूसरे स्थान पर जो है दूसरे पोजीशन पे राजस्थान रहा है, दूसरे पोजीशन पे राजस्थान। और तीसरे पोजीशन पे दोस्तों तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब इस यहाँ पर बात कर लें कुछ और। जैसे दिया हुआ है, अगर पूछ लिया जाए कि यूपी के जो हैं यूपी के सीएम कौन है, तो यूपी के सीएम जो है आप जानते ही हैं कि योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी के राज्यपाल की बात कर लें तो यूपी के राज्यपाल कौन है इस समय, आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, 6वां क्वेश्चन, केंद्र ने उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। यानी उत्तराखंड का जो धारचूला है, धारचूला स्थान, वहाँ पर नदी, महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन। तो जानते हैं दोस्तों कि ये धारचूला यानी जो उत्तराखंड में धारचूला महाकाली नदी है, तो किसके पास पड़ती है, नेपाल के पास। तो नेपाल से चूंकि विवाद भी रहता है महाकाली नदी से, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेपाल हो जाएगा। देखिए जानते हैं काला पानी भारत नेपाल सीमा विवाद भी जान लीजिए यहाँ पर। तो काला पानी पर 3 देशों के बॉर्डर मिलते हैं, भारत, नेपाल और चीन। काला पानी क्षेत्र से होकर महाकाली नदी गुजरती है, जिसे भारत में शारदा नदी और नेपाल में काली नदी के नाम से जाना जाता है। भारत काला पानी को उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील का हिस्सा मानता है। ये पूछा जाए किस जिले का हिस्सा मानता है, पिथौरागढ़ किस तहसील का, तो धारचूला। किस राज्य का, तो उत्तराखंड। वहीं नेपाल काला पानी को जो है नेपाल के धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। ये देखिए यहाँ पर है, ये नेपाल है, इधर नेपाल हो जाएगा, इधर चाइना हो जाएगा, ये इंडिया। तो इनका जो है ये विवादित हिस्सा है, ये काला पानी महाकाली नदी का। आगे देखिए भारत सरकार द्वारा धारचूला में महाकाली नदी पर किया जाएगा पुल निर्माण। शीघ्र भारत व नेपाल के मध्य किया जाएगा मऊ साइन। ठीक है, ये वहाँ के जो है नेपाल के ठीक है दोस्तों, ये जो है वहाँ के पीएम है शेर बहादुर देउबा वहाँ के क्या हैं, पीएम हैं। महाकाली नदी को और भी अन्य नामों से जानते हैं हम लोग, काली नदी, काली गंगा, शारदा, ये हिमालय से निकलती है। ये देखिए वहाँ की मुद्रा पूछ लिया जाए तो नेपाल की मुद्रा होती है, देखिए रुपया लिखा हुआ है, बट कैसी रुपया, नेपाली रुपया। आगे चलें, ये देखिए नेपाल की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो नेपाल की राजधानी आपको याद रखनी है काठमांडू। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने पीएम पोषण योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है, तो उसका आंसर हो जाएगा अक्षय पात्र फाउंडेशन। WFP इसको शॉर्ट में बोलते हैं, जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखिए ये FAO के बारे में जान लेते हैं, चूँकि यह FAO के द्वारा ही जारी किया गया है, शुरू किया गया है FAO। देखिए ये पहले जान लेते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक अग्रणी मानवीय संगठन है जो आपात स्थिति में लोगों के जीवन को बचाने और परिवर्तित हेतु खाद्य सहायता प्रदान करता है। यह पोषण स्तर में सुधार करने और लचीलापन लाने हेतु समुदायों के साथ मिलकर के काम करता है। देखिए इसकी स्थापना वर्ष 1961 में किया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया।
अपने मुख्यालय रोम इटली में किया गया। यानी कहाँ पर किया गया? तो रोम इटली में किया गया। कौन कौन सी संस्था मिलकर के? यानी FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य है जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों का एक गठबंधन है। फिर देखिए इसका जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्ष 2030 तक भूखमरी को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और पोषण में सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध है। हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए FAO का कहाँ पर है? तो रोम में। ये देखिए अक्षय पात्र जो है फाउंडेशन, देखिए बच्चों को भोजन खिला रहा है, बच्चे हंस भी रहे हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं ये भोजन है, बच्चे हंस रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने 102वें और सबसे नवीनतम सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल हो गया है? ऑप्शन है आपका अंतिया बारबुडा, सेशल्स, त्रिनिदाद और टोबैगो, बारबाडोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो ये जान लीजिए कि ये ISA है क्या? ये इंटरनेशनल सोलर अलियांस है। इंटरनेशनल सोलर अलियांस इसका फुल फॉर्म है। ISA के जो महानिदेशक हैं अजय माथुर जी हैं। इसका आंसर देखिए हो जाएगा आंतीगुया और बारबुडा। ये देखिए इंटरनेशनल सोलर अलियांस है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन हिंदी में बोला जाता है। अमेरिका 101वां देश बना था। अमेरिका, अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका 101वां। फिर ये जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 102वां पूछा गया है, तो 102वां बना हुआ एंटीगुआ और बारबुडा। ठीक है, ये देखिए मोदी जी हैं 2015 में यहाँ पर, ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। 2015 में इन्हीं के जो है कह सकते हैं कि इन्हीं की अगुवाई में जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलियांस शुरू किया गया। 30 यहाँ पर है ना, देखिए पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुसाइड बॉम्बर आर्मी लॉन्च की? सुसाइड बॉम्बर यानी कह सकते हैं सुसाइड बॉम्बर आर्मी, ये जो सुसाइड होते हैं जो अपने शरीर पर बम लगा करके या खुद को बम से उड़ा लेते हैं, जिसको आत्मघाती बोलते हैं, आत्मघाती हमला, वही होता है सुसाइड बॉम्बर आर्मी। तो सुसाइड बॉम्बर आर्मी किसने लॉन्च किया हुआ है? तो सुसाइड बॉम्बर आर्मी लॉन्च किया हुआ है तालिबान ने। सुसाइड बॉम्बर आर्मी किसने लॉन्च किया है? तालिबान ने। तालिबान है क्या? तो ये सुन्नी इस्लामिक आधारवादी एक संगठन है। इसमें तालिबान की बात करें तो तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है। देखिए ये ऐसे छात्र होते हैं जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। ये बात करें पश्तों का, तो पश्तों का मतलब होता है ज्ञानार्थी। ये देखिए तालिबान, जिसे तालिबान या तालिबान वे नाम से भी जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामी आधारवादी आंदोलन है। इसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी, यानी ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। तालिबान इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। इसके बाद इसमें देखिए कुछ और भी थे, जैसे अलकायदा की बात कर लें तो अलकायदा एक बहुराष्ट्रीय उग्रवादी सुन्नी इस्लामवादी संगठन है, जिसकी स्थापना किसने किया था? ओसामा बिन लादेन ने किया था। ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला आजम, और 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर सोवियतों के आक्रमण के विरोध करने वाले कुछ अन्य अरब स्वयंसेवकों द्वारा 1988 में किया गया था। ओसामा बिन लादेन तो मार दिया गया अमेरिका के द्वारा। तो दोस्तों इसके बाद देखिए ISI के बारे में बात कर लेते हैं। ISI इसका फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये है क्या? तो ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। तो दोस्तों ये क्या है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। इसके बाद देखिए बोको हराम की बात कर लें, ये बोको हराम पूछ लिया जाए तो नाइजीरिया का ये
नाइजीरिया की आतंकवादी संगठन है। आगे 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण को किस विशेष दिन की थीम के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? सीवी रमन, जो एक ग्रेट साइंटिस्ट इंडिया के रहे हैं, उनकी याद में हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ये देखिए सीवी रमन जी हैं। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।